नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोरोना वायरस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर सही है, कौन सी अफवाह है और आप इस वायरस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही हम दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनको दिए गए नाम के बारे में। दरअसल कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जारी विवाद के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वायरस के वेरिएंट्स को नए नाम दे दिए हैं। WHO के मुताबिक ऐसा मुख्य वेरिएंट को आसानी से याद रखने के लिहाज से किया गया है। नए नामों के मुताबिक भारत में दूसरी लहर के लिए जो जिम्मेदार रहा है यानी कि B1617.2, इस वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया है और यहां मिले एक और वेरिएंट को यानी कि B1617.1 को कप्पा नाम दिया गया है। इसके अलावा दूसरे देशों में मिले वेरिएंट को भी अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। हालांकि WHO ने साफ किया है कि वेरिएंट के वैज्ञानिक नाम जो इस्तेमाल किए जा रहे थे वो भी बने रहेंगे और रिसर्च में इसके वैज्ञानिक नाम ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम अटकलों के बीच ब्रिटिश सरकार को परामर्श दे रहे भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने भी ब्रिटिश सरकार को चेताया है। ये हम आपको वेरिएंट्स दिखा रहे हैं जो अलग अलग नाम हैं। इसके बाद अलावा जो ब्रिटेन में इस वक्त हुआ है वो ये कि रवि गुप्ता एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ब्रिटेन को कहा है कि जो तीसरी लहर है उसकी शुरुआत वहां हो चुकी है। इसे देखते हुए उन्होंने वहां 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ दिन के लिए टालने की बात कही है। ब्रिटेन में जो नए मामले सामने आए हैं उसमें से 1/4 नए वेरिएंट के ही हैं यानी कि डेल्टा वेरिएंट के हैं। तो ऐसे में ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, ये साफ हो चुका है डेल्टा वेरिएंट। तो ये चिंताएं जताई जा रही हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्रिटेन से जुड़ गई हैं दीप्ति गुरदसानी, जो कि एक महामारी विशेषज्ञ है। शुक्रिया दीप्ति आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो WHO ने ये जो नए नाम निकाले हैं ये काफी एक नजरिए से देखा जाए तो काफी सहूलियत इससे आम लोगों को जो बोलचाल होता है उसमें हो जाएगी। आप क्या मानती हैं, ये कैसा कदम है? ये अच्छा एक्शन है क्योंकि इसका मतलब है कि हम वेरिएंट्स को जैसे इंडियन वेरिएंट या साउथ अफ्रीका वेरिएंट या ब्राजीलियन वेरिएंट नहीं बोलेंगे और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वेरिएंट्स को कंट्री के नाम से बुलाते हैं इसका मतलब है कि हम हो सकता है कि कुछ लोग ब्लेम करेंगे कि ये वेरिएंट इंडिया से आया है या चाइना से आया या ब्राजील से आया। तो ये अच्छा है क्योंकि डेल्टा शब्द सब लोग बोल सकते हैं और B1617.2 से ज्यादा आसान है। तो ये एडवाइस WHO की काफी अच्छी है। चलिए दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं दीप्ति। अगर हम यूके की स्थिति इस वक्त देखें तो वहां पर 21 जून से कह रहे थे कि रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी, लेकिन अब चेताया जा रहा है। रवि गुप्ता उन्होंने कहा है कि तीसरी वेव की शुरुआत शायद वहां पर हो रही हो। तो ऐसे में आप कैसे आंकेंगी यूके की सिचुएशन को? तो हमने यूके में देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में ये वेरिएंट ऑलमोस्ट 0% से 60% तक चला गया है हमारी पॉपुलेशन में। और जहां ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वहां हमने केसेस बहुत जल्दी राइज होते हुए देखे हैं। और अब ये लोकलाइज नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगहों में नहीं है, पूरे इंग्लैंड में कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया है। और हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में हमारे केसेस अभी बढ़ रहे हैं और केसेस के साथ जितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जितने लोग मर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। नंबर्स अभी काफी कम हैं पर हमको पता है कि इस सिचुएशन से बहुत गंभीर सिचुएशन में जाने में थोड़े से हफ्ते में हमारे केस नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हमने देखा है पिछले वेव्स में। तो अगर हमें एक्शन लेना है, अभी एक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के हमें बता रहे हैं कि अगर हम अभी नहीं एक्ट करेंगे तो हमारी जो ये थर्ड वेव है वो जनवरी की वेव की लेवल पर हो सकती है और जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो उस लेवल तक हो सकते हैं। और ये है वैक्सीन के साथ। बिल्कुल, ये वैक्सीन के साथ है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि चेताया जाए। लेकिन इस वायरस को अगर समझने की कोशिश करें दीप्ति तो ऐसा लगता है कि
नए वेरिएंट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अभी आप देखिए वियतनाम से भी खबर आ गई कि एक यूके और इंडिया के हाइब्रिड वेरिएंट आ गया है। हालांकि इसको अभी तक इसके बारे में क्लियरली कहीं नहीं कहा गया है और आधिकारिक तौर पे इसे दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन क्या ये आमतौर पे देखा जाता है कि वायरस इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट करें और नए वेरिएंट आ जाए, या ये कुछ हटके है? तो वायरसेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। हमने ये पैंडेमिक के शुरुआत से देखा है और अभी हम देख रहे हैं कि हर 3-4 महीने में एक नया वेरिएंट है और हम उससे तब पिकअप करते हैं जब किसी जगह में बहुत बड़ी वेव हो जाती है, बहुत लोग मरते हैं, तब हम नोटिस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज रेगुलरली वायरसेस को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, वायरसेस को सीक्वेंस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उन्हें तभी पिकअप करेंगे जब जैसे वियतनाम में हो रहा है, अभी बहुत केसेस हैं, सडनली बहुत केसेस हो गए हैं और उन्होंने सीक्वेंस किया है और देखा है कि ये वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, जिसके ऊपर थोड़ी और म्यूटेशंस हैं जो हमारे यूके वेरिएंट की तरह हैं। एक्चुअली हम ये कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो यूके में जो डेल्टा वेरिएंट है ऑलरेडी हम देख रहे हैं उस पर कुछ म्यूटेशंस डेवलप हो रही हैं जो हमारे जो कहते हैं साउथ अफ्रीका वेरिएंट की तरह हैं। तो इसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें केसेस कम रखने हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल करनी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो और वेरिएंट्स डेवलप होते जाएंगे और ईच वेरिएंट के साथ बहुत रिस्क है कि वो वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा आसानी से फैलेगा और वैक्सीन्स उसे उस हद तक नहीं रोक पाएंगी। तो बहुत जरूरी है इस वायरस को कंट्रोल रखना और दूसरा सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। जो हम इंडिया में देख रहे हैं वो रियली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पॉसिबल है कि काफी और वेरिएंट्स हैं जो हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हम सीक्वेंस नहीं कर रहे हैं और वो तभी हम नोटिस करेंगे जब फिर से हम वेव्स देखेंगे। तो इसको हमें प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है। जी दीप्ति, वहीं अगर हम देखें तो हमारा जो डेटा कह रहा था वो ये था कि अगर आपको तीसरी लहर को रोकना है तो आपको बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, करीब 90 लाख लोग हर दिन अगर आप करें। और सरकार भी कह रही है कि उनकी कोशिश है 1 करोड़ लोगों को हर दिन टीका लगाया जाए और शायद हो सकता है कि जुलाई के अंत से या अगस्त से वो ऐसा करने की कोशिश करे। वैक्सीनेशन की स्पीड, उसकी गति कितनी जरूरी हो जाती है ऐसे सिनेरियो में? वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत रेलेवेंट है क्योंकि वैक्सीन्स ट्रांसमिशन मतलब नंबर ऑफ केसेस कम रख सकती हैं, पर वैक्सीन्स का इफेक्ट होने में टाइम लगता है। हमें पता है कि इस वेरिएंट के साथ जैसे एक टीके से ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, 2 टीके होने जरूरी हैं और 2 टीकों के बाद पूरा प्रोटेक्शन 2-3 हफ्ते के बाद ही मिलता है। तो टीका लगाना बहुत ही जरूरी है, पर उसके साथ साथ केसेस कम रखना बहुत जरूरी भी है। और केसेस कम कैसे रख सकते हैं, इसका मतलब है कि हमें इसका जो स्प्रेड है, जो फैलता है हवा से, उसको कंट्रोल करना है। इसका मतलब है कि लोग अंदर बाहर सब जगहों पे मास्क लगाए रखें, दूसरे लोगों से अंदर घर में ना मिले, खिड़कियां दरवाजे खुले रखें, बहुत वेंटिलेटेड जगहों में रहे, लोगों से बाहर मिले, अंदर ना मिले। ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम वायरस को कंट्रोल नहीं करेंगे नए वेरिएंट्स आते रहेंगे और हमें पता नहीं है कि वैक्सीन उनको रोक पाएंगे कि नहीं। तो हमको वैक्सीन को प्रोटेक्ट करना है, तो वैक्सीन जल्दी लगाना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ हमें वैक्सीन को प्रोटेक्ट करना है और केसेस भी कम रखने हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन और मास्क, ये सब एक साथ किए जाएं। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। दीप्ति हमारे साथ जुड़ी थी यूके से और जानकारी दे रही थी। खैर, कोरोना के टीकों की किल्लत की खबरें भले ही आ रही हैं, लेकिन इसके बीच में 2 महीने में भारत सरकार की रणनीति रोजाना 1 करोड़ टीकाकरण करने की है। यही नहीं, टीके के एक ही डोज और मिक्स्ड डोज को लेकर भी रिसर्च की बात कही गई है। सरकार ने मन बनाया है कि जुलाई के दूसरे-तीसरे हफ्ते से रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीका दिया जा सके। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर दलील है कि जुलाई के मध्य और तीसरे हफ्ते तक देश के पास हर महीने 30 से 32 करोड़ डोज होंगे। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के करीब 25 करोड़ डोज के अलावा 5 से 7 करोड़ बायोलॉजिकल ई, सीरम के नोवावैक्स, जिनोवा mRNA, जाइडस कैडिला DNA वैक्सीन और स्पुतनिक की डोज शामिल हैं। उपलब्ध वैक्सीन सप्लाई को देखें तो फिलहाल नहीं लगता कि अक्टूबर या उससे पहले 1 महीने में भारत में 30 करोड़ डोज या उससे अधिक डोज उपलब्ध होंगे।
तो उस आधार पर कह सकते हैं कि भले ही किसी एक दिन भारत 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर दे, लेकिन सस्टेन्ड एवरेज हो कि 1 करोड़ का वैक्सीनेशन प्रतिदिन हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि भारत में वो परिस्थिति कभी आएगी। टीके को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा जारी है। आकलन चल रहा है कि अब तक 2 डोज वाले कोविशील्ड टीके की क्या सिंगल डोज ही वायरस से लड़ने में ज्यादा असरदार है। वहीं महीने भर के भीतर वैक्सीन मिक्सिंग यानी अलग अलग टीके के 2 डोज की स्टडी भी शुरू हो जाएगी। परिणाम करीब 2.5 महीने में आ जाएंगे। Vaccines can have interchangeability, which provide better immunity. Second, they are safe, and third is programmatically it becomes convenient. I think मुझे लगता है कि कई समूह इस तरह की स्टडी में दिलचस्पी रखते हैं और जैसे जैसे नई वैक्सीन आ रही है, इस तरह की स्टडी को लेकर गंभीर विचार होगा। अब तक टीका लेने के बाद हुई परेशानी यानी AEFI रिपोर्ट करने को लेकर काफी मशक्कत करनी होती थी। अब राह आसान करने के मकसद से शिकायत दर्ज करने को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो कोविन प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा और शिकायत सीधे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तक पहुंच जाएगी। शोध खोज का दौर जारी है, क्योंकि बीमारी नई है, इसलिए देखते समझते सीखने की कोशिश चल रही है। प्रयोग का सिलसिला स्वास्थ्य को लेकर है, जिसके जरिए बीमारी की आशंकाओं के बीच संभावना तलाशी जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए NDTV और गूगल की एक खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर रचना कुचेरिया। कोरोना को हराना है तो टीका लगवाना है, ये मंत्र हमने याद रख लिया तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस महामारी पर जीत पा सकेंगे। NDTV और गूगल मिलकर लाए हैं एक खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया, और हमारी कोशिश है कि हम वैक्सीनेशन से जुड़ी, कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाएं, ताकि टीका लगवाने को लेकर जो भी आपके डर हैं वो दूर हो सकें। आज इस कड़ी में हम लेकर आए हैं कोरोना की रोकथाम से जुड़ी हुई बातें, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रचना कुचेरिया, जो कि एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कुचेरिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यही जानना चाहेंगे कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अलावा कोरोना की रोकथाम का एक लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देखें तो क्या सबसे अच्छा तरीका है? इस समय तो जो वैक्सीन का जोर है कि वैक्सीन लगवाने लोग जाएं, टीका लगवाने लोग जाएं, तो उसमें अधिक से अधिक नंबरों में जाएं लोग, उसमें गलत अफवाहों में ना पड़ें और जाके अपने आप को दर्ज कराएं या वॉक इन क्लिनिक्स में जाएं और टीके को जरूर लगवाएं। ये इस समय तो एक सबसे बड़ा काम जो हम कहते आ रहे हैं, बाकी चीजें तो हैं ही, लॉकडाउन में हैं तो इस समय मास्क वगैरह जो जरूरी निकल रहे हैं वो लोग तो खैर पहन ही रहे हैं, बट इस स्थिति में जो लॉकडाउन हुआ है, थोड़ा सा काबू में है केसेस, टीके का काम जोरों शोरों से चलना चाहिए। बिल्कुल, और लोगों को अपने मन से शायद सारे डर हटा देने चाहिए। तो डॉक्टर, आप उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे या कुछ और होगा, डर उनके मन में आ जाते हैं और वो बेवजह के होते हैं, तो आप उन्हें क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत कम प्रतिशत लोग में पहली बार तो साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, और उनमें भी, जिनमें भी हो रहे हैं, उसमें से 80 से 85% बहुत माइल्ड, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को टीका लगता है तो हल्का एक दिन का बुखार आ सकता है, हल्की हरारत हो सकती है, थोड़ा सर में दर्द, इस तरह की चीजें होती है, एक दिन में चली जाती हैं। और ये भी मैं कह रही हूँ, ज्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं होता। मैंने लगवाया टीका, कोई साइड इफेक्ट नहीं था, और अगर हो भी जाए क्रोसिन की गोली ले लें घर में आराम से, किसी डॉक्टर की भी सलाह नहीं है, आराम से ज्यादा लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। एक बहुत स्मॉल जो प्रतिशत है, उनमें कभी कोई सीरियस साइड इफेक्ट का आप लोग खबर में वही सुनते हैं, वही चीज जो खराब चीज होती है वही दिखती है, तो उससे डर नहीं बैठाना है। वो बहुत 0.000% लोगों में होता है, और एक अच्छी प्रक्रिया जो अब भारत सरकार भी कर रही है कि आप ऐप के जरिए जो आपको तकलीफ हुई है अगर, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं, देश को इस चीज का डेटा मिलता रहेगा। बाहरी देशों का डेटा हम यूज करते आ रहे हैं, यूके में अच्छा डेटा है क्योंकि उनका पूरा सिस्टम सरकारी है, तो उससे हम देख रहे हैं कि बहुत कम प्रतिशत में कोई सीरियस तकलीफ ऐसा हो, ये नहीं है, ये यही है। तो इस डर को आप हटाएं,
कोविड हो जाना, उससे बीमार पड़ना, उससे अस्पताल पहुंच जाना या लॉन्ग कोविड की जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादा हानिकारक हैं। इस समय टीके की सेफ्टी जिसे कहेंगे कि बहुत प्रमाणित हो चुकी है, करोड़ों लोगों पे प्रमाणित हो चुकी है। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने यूके के डेटा को मेंशन किया तो मैं यहां जोड़ना चाहूंगी कि उसमें यह भी आया है कि वेरिएंट्स जो ज्यादातर इस वक्त हैं दुनिया में उन पर कारगर है वैक्सीनेशंस, तो लोगों की ये चिंता भी कहीं ना कहीं डेटा दूर करता है। बिल्कुल ठीक। तो ये साथ साथ जो जेनेटिक कोडिंग का, प्रोफाइलिंग का काम जो चल रहा है वेरिएंट्स का, हेलो। चलिए हम डॉक्टर से कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उनके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहां यह है कि वैक्सीनेशन बहुत अहम हो जाता है, चाहे कोई भी वेरिएंट हो उस पर वैक्सीनेशन कारगर पाया गया है। तो अगर वायरस अपना रूप भी बदलता है तो वैक्सीन इस वक्त पाया जा रहा है अलग अलग स्टडीज में कि उन पर कारगर साबित हो रही है, चाहे कितने भी प्रतिशत हो, अलग अलग प्रतिशत है लेकिन कारगर है। ऐसे में बीमारी का खतरा यानी कि खतरनाक बीमारी का खतरा कम हो जाता है, अस्पताल तक पहुंचने की स्थिति कम हो जाती है। आपके ऊपर ये डर कि इस बीमारी से कहीं मैं ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाऊं कि मैं अस्पताल में पहुंच जाऊं, मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाए या मुझे कहीं ना कहीं मौत का खतरा मंडराने लगे, ये सारे खतरों को वैक्सीन दूर करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वैक्सीनेशन जरूरी है और अगर आपको इस पैंडेमिक के बढ़ने फैलाव को रोकना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी हो जाती है। पूरी जनसंख्या, पूरी पॉपुलेशन में जब वैक्सीनेशन लगती है तो उसके बाद संक्रमण जो फैलता है उसमें कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर लग जाता है। जब एक संक्रमित शख्स से एक वैक्सीनेटेड शख्स का कांटेक्ट होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके अंदर संक्रमण जाएगा, जिससे साफ हो जाता है कि ये महामारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स और तीसरे शख्स और फिर और बड़ी पॉपुलेशन में फैलती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो एक बात साफ है, वैक्सीनेशन सबसे बड़ा तरीका है हमारे पास, हमारे देश के पास और पूरी दुनिया के पास इस वक्त कोरोना की महामारी के रोकथाम के लिए। इस वायरस को अगर हराना है तो फिर टीका जरूर लगवाना है, इस बात को हम सबको याद रखना होगा, चाहे वो 18 साल से ऊपर के लोग हों, 45 साल से ऊपर के लोग हों या 60-65 साल से ऊपर के लोग हों, सभी को जरूरी है कि ये टीका लगवाएं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।